नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी का मोवा ओवरब्रिज का मामला सामने आया है, जहां पर भ्रष्टाचार की परत जमी हुई है। तो राजधानी का मोवा ओवरब्रिज मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर उधड़ी गई भ्रष्टाचार की परत। तो एक बार फिर सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ओवरब्रिज पहुंचे मंत्री और भ्रष्टाचार देखकर पूरी तरीके से भड़के हुए नजर आए। तो उन्होंने वहां पर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है और यही से पूछा है कि कभी ओवरब्रिज बनाया है या नहीं। तो मंत्री ने खुद माना हुआ है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है और क्वालिटी की भी जांच की जाएगी। क्वालिटी बहुत खराब है। मुख्य अभियंता 3 दिन में जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। तो मंत्री ने ठेकेदार का पेमेंट भी रोक लिया है। वहीं जिम्मेदार पर कार्रवाई या सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। भ्रष्टाचार का जिम्मेदार आखिर कौन? तो रायपुर मोवा ओवरब्रिज गड़बड़ी की खबर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने लोगों के सामने ही अफसरों और ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से यहां तक पूछा कि कभी ओवरब्रिज बनवाए हो या नहीं। आपको बता दें कि मीडिया में मोवा ब्रिज की खबरों के बाद मंत्री शुक्रवार शाम मोवा ओवरब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने मौके पर ही जांच टीम का गठन कर दिया। इसकी जांच मुख्य अभियंता करेंगे। जांच रिपोर्ट 3 दिन के भीतर सौंपनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बार फिर सड़क में भ्रष्टाचार का मामला देखने को मिला है। जी पुष्पेंद्र आपको बता दूं कि राजधानी के बीचों बीच मोवा ओवरब्रिज का मामला है, जो 1 करोड़ की लागत से इसका मेंटेनेंस का कार्य होना था, जिसमें भारी लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार देखने को मिला। मीडिया में ये खबर जब प्रकाशित हुई, इसके मीडिया के दबाव में ये कहा जा सकता है, तब जाकर कहीं आनंद फानंद में इसका काम फिर से जो है शुरू हुआ। इसी सब बात की भनक जो है जब लोक निर्माण मंत्री अरुण साव को लगी, तो वो भी जो है कल शाम जो है ओवरब्रिज पर पहुंचे और वहां पर जमकर अधिकारियों की क्लास भी ली और फटकार भी लगाई। और उनका खुद मानना था कि क्या ऐसा निर्माण होता है, ये 1 महीने तक ही नहीं चल पाएगा। तो जब लोक निर्माण मंत्री का इस तरह का बयान आता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। और भ्रष्टाचार के जो ये मामले अक्सर आए दिन देखने सुनने को मिलते हैं। कहीं न कहीं ये ठेकेदार के ऊपर किसी बड़े लोगों का हाथ रहता है, तभी इस प्रकार की भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब राजधानी में सड़कों का ओवरब्रिज पर मेंटेनेंस के कार्यों में इस प्रकार की करोड़ों रुपए का जो है बजट होता है, जो और लाखों रुपए भी नहीं खर्चा किया गया इस निर्माण में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और भी लोग की क्या स्थिति होगी भ्रष्टाचार को लेकर। जी तो मनोज, कितने की लागत से इस सड़क का निर्माण किया जा रहा था और कितनी बड़ी ये सड़क थी? जी पुष्पेंद्र आपको बता दूं कि ये 800 मीटर का ओवरब्रिज है और राजधानी के बीचों बीच है। लाखों लोगों का आवागमन है इस रोड से। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये विधानसभा को जोड़ता है। अब विधानसभा को जोड़ने का मतलब हो गया कि वीवीआईपी लोगों का भी आना जाना इसी रूट से रहता है। जब विधानसभा का सत्र चलता है या विधानसभा में कोई विशेष कार्यक्रम होता है, तो इसी रास्ते से चाहे वो मंत्री हो चाहे वो बड़े प्रशासनिक अधिकारी, सभी लोगों का आना जाना इस रोड। उसके बावजूद ठेकेदार की इतनी हिम्मत की, इतनी बड़े भ्रष्टाचार देखने को मिला। यह पूरी बात जब मीडिया में उजागर हो गई, तब जाके आनंद फानंद में लिपापोती करते हुए फिर से जो है इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। मंत्री का आना हो गया और मंत्री द्वारा फटकार लगाई गई और 3 दिनों में जो है जांच की रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि फिर राजधानी में इस तरह की बातें नहीं देखने को मिलती और जिलों में भी सड़कें बनती हैं, बनने की बात कुछ ही दिनों में उखड़ जाती है, फिर जनता परेशान होती है और जनता का ही पैसा होता है और जनता परेशान भी रहती है। ये बड़ा सवाल सब निकल कर सामने आ रहा है। जी मनोज, आखिर क्यों ठेकेदार बाज नहीं आ रहे हैं? क्योंकि पहले भी जो सड़क में घपले के मामले थे, एक पत्रकार ने उजागर किया तो उसकी हत्या कर दी गई, और अब उससे क्यों आखिर सबक नहीं ले रहे हैं ये ठेकेदार? आखिर क्यों घोटाला करने से लगे हुए हैं?
उससे निश्चित रूप से ठेकेदारों के ऊपर बड़े लोगों का हाथ होता है और इनके मनोबल बढ़े हुए हैं। जब तक भ्रष्टाचार, और वही बात कर ले बीजेपी की, बीजेपी कहती है कि जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार है, गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन वही देखने वाली बात सामने निकल कर आ रही है कि जनता की परेशानियों से किसी को कोई लेना लादना नहीं होता। और जो है भ्रष्टाचार के मामले राजधानी में, जहाँ से प्रदेश की सरकार चलती है, ऐसे जगहों पे जब भ्रष्टाचार की बात सामने निकल कर आती है तो जनता का भी भरोसा टूटता है कहीं न कहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब आगे चलकर लोक निर्माण मंत्री द्वारा क्या कार्रवाई जो है ठेकेदार पर की जाती है। जी तो मनोज, अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है, क्योंकि जो डिप्टी सीएम है उन्होंने भी सख्त आदेश दे दिए हैं और 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने की भी बात यहाँ पर कही गई है। उपेंद्र, देश का दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि कोई भी बड़े मामले जब हो जाते हैं तो उसके बाद जांच का विषय बन जाता है, और जांच का जो विषय बन गया तो फिर जांच ही होती रहती है। आज तक किसी भी जांच का स्पष्ट निर्देश या किसी बड़े पर कार्रवाई होते हुए जनता भी नहीं देखी है, हम लोगों के भी संज्ञान में ऐसी बातें नहीं आती, तो इससे जनता का मनोबल टूटता जाता है। और आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और पंचायत के भी चुनाव होने हैं। निश्चित रूप से इस सब का खामियाजा जो है वर्तमान सरकार को कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा। जो इस तरह की बातें जो देखने सुनने को मिल रही, इसमें जो निर्माण कार्य और नगरीय निकाय के तहत ही आता है जो है, और नगरीय निकाय चुनाव भी होना है, निश्चित रूप से इसका असर जो है वर्तमान सरकार के प्रत्याशियों पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल मनोज, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं और जो भी प्रत्याशी हैं वो भी अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और अगर जनता सवाल कर ले कि आपकी सरकार में घोटाले हो रहे हैं तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर के मोमिनपारा के एक घर में गोवंश मांस मिलने के बाद विरोध में हिंदू संगठनों ने एसपी दफ्तर का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोग कलेक्ट्रेट चौक पर पहुंचे। वहां लगभग 3 घंटे तक उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। संगठनों ने आरोप लगाया है कि लगातार शिकायतों के बाद भी पुलिस ने तुरंत एक्शन नहीं लिया। अधिकारी को संगठन के लोग बाइक में बैठाकर ले गए, उन्हें घर के भीतर की गतिविधियां दिखाई गई, तब कार्रवाई की गई। जबकि यहां पिछले कई महीनों से गोवंश की हत्या कर गोमांस बेचा जा रहा है। इसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई में लापरवाही बरती। संगठनों ने आजाद चौक और मुजगहन थाना प्रभारी को हटाने की मांग की है। संगठन की ओर से गो तस्करों पर कार्रवाई के लिए अलग से फोर्स बनाने की भी यहां पर मांग की गई है। इसके साथ ही जहां गोमांस मिला है उस घर में बुलडोजर चलाने की यहां पर मांग की गई है। प्रदर्शन में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गो सेवा मंच जैसे कई संगठन शामिल हुए। रायपुर में गोमांस बिक्री के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। गो तस्करों को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सख्त चेतावनी दी है। मामले से जुड़े सभी पर एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। विष्णुदेव सरकार में गो तस्करों को किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में ऐसे कृत्य करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा। यह चेतावनी डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पूरे प्रकरण पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि यह न केवल गंभीर अपराध है बल्कि यह सनातन आस्था और सामाजिक सद्भाव को गहरा आघात पहुंचाने वाला कृत्य है। गोमाता की तस्करी करने वाले या तो सुधर जाएं या छत्तीसगढ़ छोड़ दें। ऐसे अपराधियों की प्रदेश में कोई जगह नहीं है। बता दें कि 8 और 9 जनवरी की दरमियान रात रायपुर के मोमिनपारा स्थित एक मकान में कुछ व्यक्तियों द्वारा गोमांस की बिक्री किए जाने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा था। कमरे की तलाशी लेने के दौरान कमरे में गोमांस, मांस काटने का बड़ा हथियार, चाकू, तराजी आदि सामग्री मिली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बार फिर गो तस्करों का सामना पुलिस से हुआ है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। क्या कुछ पूरा मामला है?
तो फ्रेंड आपको बता दूं कि देश का दुर्भाग्य है, गौ माता को हम लोग माता की तरह पूजते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि वो छत्तीसगढ़ हो या देश की केंद्र में सरकार, दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद आए दिन ये गौ तस्करों का मामला सामने देखने को मिलता है। गौ माता के कटने की बात सामने आती है, सड़क पर गौ माता की दुर्दशा देखने को मिलती है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए और क्या हो सकता है। और बात कर ले छत्तीसगढ़ की, जो गौमांस पकड़े गए हैं और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, और आपको ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ में गौ पर पूरा प्रतिबंध भी है, उसके बावजूद गौ मांस मिला है, भारी मात्रा में मिला है, वो भी राजधानी के बीचों बीच गोविंदपारा इलाके में, जहाँ पर इसको लेकर जो है हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला है कि जैसी कार्रवाई होनी चाहिए उस तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा लापरवाही का आरोप भी जो है हिंदू संगठनों द्वारा लगाया जा रहा है। और वहाँ के जो आजाद नगर थाना टीआई है उनकी, और एक मुदगहन थाना पड़ता है उसके टीआई को, थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग भी हिंदू संगठन द्वारा किया जा रहा है। और कहीं न कहीं जो है इसमें ये गौ माता को लेकर राजनीति बहुत होती है, और गौ माता के नाम पे जो राजनीति होती है सिर्फ वो राजनीति तक ही सीमित हो जाती है, लेकिन इसके बाद गौ माता के संरक्षण के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं इस देश में, छत्तीसगढ़ की बात न पूरे देश में कहीं देखने सुनने को नहीं मिलती। और बात कर ले तो गौशालाओं की, गौशालाओं में अगर गौ माता को रखा जाता है तो वहाँ भी भ्रष्टाचार की बात सामने निकल कर आती है। तो इस देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि गौ माता को सिर्फ एक राजनीतिक के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल मनोज, क्योंकि बीजेपी की राजनीति की जो शुरुआत होती है वो गौ माता से होती है, वो स्पेशल हर राजनीति में, हर चुनाव में गौ माता को मुद्दा बनाकर चलती है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है तब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अगर दूसरे राज्य से इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो बीजेपी तुरंत मुद्दा बना देती है, लेकिन जो बीजेपी की सरकार में, बीजेपी के प्रदेश में गौशालाएं हैं वो भी खस्ता हालात में दिखाई जा रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात है, पूरे देश से खबरें बराबर देखने सुनने की मिलती है कि गौ माताओं का तस्कर जो है ट्रकों में भर भर के गौ माता को ले जाते हैं और दूसरे प्रदेशों में उनको काटा जाता है भारी मात्रा में। तो इस तरह की बातें जब निकल के सामने आती है तो दिल दहल जाता है, इसलिए कि गौ माता को पूरा देश जो है एक माता की तरह पूछता है। उसके बाद जो जिस तरह से छत्तीसगढ़ की राजधानी में देखने को मिला, करीब 250 किलो के लगभग जो है गौ माता का मांस देखने को मिला। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो जब उसको देखने के बाद जब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गौ माताएं को काटा गया होगा, तब 250 कुंटल के लगभग जो है मांस देखने को मिला है। तो अब इसके बावजूद अगर इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी, वो भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, आज तक कोई बड़ा कानून, सख्त कानून जो है गौ माता के नाम पर नहीं बनाया जा सका। इस देश का इसको दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। जी मनोज, जो हिंदू संगठन हैं, जो गो रक्षा दल हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की मांग की जा रही है? क्या उनमें भी सरकार के प्रति गुस्सा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से कल उन लोगों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है और उन लोगों की मांग है कि जो आरोपी है उनको फांसी दी जाए, और साथ ही साथ जो थाना प्रभारी जिन्होंने लापरवाही किया उनको पहले से भी जानकारी दी जाती थी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो हिंदू संगठनों ने उनको अपने मोटरसाइकिल पे बैठा कर ले गए, तब वो कार्रवाई की है। तो इस तरह की बातें जब सामने निकल कर आती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं गौ माता के नाम पर सिर्फ इस देश में राजनीति होती है, लेकिन सख्ती से कार्रवाई नहीं होती है। अब देखने को आए दिन देखने सुनने को मिलता है। जी ठीक है मनोज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी का भक्ति गीत गाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी भक्ति गाना मोर गांव के शीतला दाई गाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान हारमोनियम पर प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा हारमोनियम बजाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मंजीरा बजाते धरसीवा विधायक पद्मश्री अनु शर्मा साथ दे रहे हैं। आरंग विधायक गुरु खुशवंत सिंह और इंद्र कुमार साहू भी गाना गाने के साथ दे रहे हैं, जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
भारत सरकार के ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण विभाग के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दुर्ग के नागपुरा में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर मकान मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने लाखों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले मकान की सौगात दी। यहां बड़ी बात यह भी रही कि नक्सली प्रभावित लोगों के लिए भी 15,000 आवास दिए जाने का वादा केंद्रीय मंत्री ने किया है। इस दौरान मंच पर सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और क्षेत्रीय सांसद और बीजेपी विधायकों सहित तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। इसके साथ कई सौगातें उन्होंने दी हैं और दुर्ग वासियों में भी अब खुशी की लहर है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय कि पुरानी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीबों से आवास का अधिकार छीन लिया। 5 साल तक गरीबों के मकान नहीं बनाए। कहते हुए मन में तकलीफ होती है, व्यथा होती है। और छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी सब मकानों से वंचित हो गए थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा था कि हर गरीब का पक्का मकान बनवाएंगे, जो आवास का अधिकार छीना है उसको वापस करेंगे। और मैं विष्णुदेव जी को, विजय जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। पहले कैबिनेट में फैसला किया था जिनके मकान नहीं बने उनको आवास देने का। और मोदी जी की गारंटी तो गारंटी पूरा करने की गारंटी है। और इसलिए पहले 8,40,000 मकान देश में सर्वाधिक अगर दिए इस साल सरकार बनते ही मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हमने छत्तीसगढ़ की जनता को दिए, छत्तीसगढ़ को दिए। ठीक लगा। लेकिन इतने से भी विष्णु जी और उप मुख्यमंत्री जी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। दिल्ली पधारे थे और उन्होंने कहा था कि आवास तो हम तेजी से बना ही रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रीकांत दास जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है और पीएम आवास योजना के तहत जो मकान दिए जाने थे उन्होंने वो भी दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी और मुख्य बात जो देखने को मिली है, जो नक्सलवादी लोग थे उनको भी 15,000 मकान यहाँ पर दिए गए हैं। तो सर बताना चाहेंगे कि कल शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे आए थे मोर मकान मोर अधिकार के तहत यहाँ पे दुर्ग जिले के नगपुरा गाँव में आयोजन में सम्मिलित हुए। और जब आए उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी जी के जो सपना था कि हर गरीब के पास एक मकान हो, जिसके तहत लगभग विष्णुदेव सरकार जब बनी तो लगभग 18 लाख लगभग मकान सृजित किए पहली कैबिनेट की बैठक में। और उनके आने के बाद शिवराज सिंह ने चौहान ने घोषणा की कि लगभग 8,47,000 नए मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत दिए जाएंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में भी रहेंगे और नक्सल क्षेत्र के लिए अलग से उन्होंने घोषणा की लगभग 15,000 जो नक्सल प्रभावित जो परिवार है, जो टेंडर किए, उनके लिए 15,000 मकान बना के दिए जाएंगे। जैसे ऊपर यहाँ पे गौर करने वाली बात यहाँ पे है कि जब केंद्रीय मंत्री आए तो उनका घोषणा में ये भी सम्मिलित था कि जो पहले क्राइटेरिया थी 10,000 तक की जो इनकम हुआ करती, लगभग 1,20,000 के आसपास की इनकम वाले को ही प्रधानमंत्री आवास योजना मिलती थी। और जिनके घर में 2 व्हीलर रहती थी उनको भी आवास योजना नहीं मिलती थी। लेकिन कल उनकी बड़ी घोषणा थी कि लगभग जो इनकम 15,000 रुपये भी महीना कमाएंगे उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना तक मकान मिलेगा। और साथ में इनका एक घोषणा और भी थी जिसमें गौर करने वाली बात है कि जिनके पास 2 व्हीलर है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उनको मिलेगा, हितग्राहियों को। यहाँ पे बहुत सारी चीजों को लेकर के उनका कहना था कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हर गरीब परिवार के पास में मकान खुद का हो और जो किराए में रहे उनके लिए भी मकान हो। तो लगातार मोदी जी की जो गारंटी है, लगातार विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद लगातार काम किया जा रहा है। और जो 5 साल जो विकास पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में रुक गया था, जो प्रधानमंत्री आवास से लेकर जो केंद्र की तमाम योजनाओं चल रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार 5 साल पर रोक करके रखी थी और जो हितग्राही की जनता थी उनको उस लाभ से वंचित किए थे। जी क्रिस्टन, ठीक है श्रीकांत, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर प्रगतिशील किसान संघ द्वारा निर्मित भवन का लोकार्पण और प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन किया। साथ ही 13 जनवरी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के लिए 200 क्विंटल सब्जी से भरे ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना किया। चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों को समृद्ध बनाने और उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और अनुदान के लिए 203 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने किसानों से अरहर, मूंग, उड़द फसलों के उत्पादन करने और प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की अपील की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने खपरी में किसान सम्मेलन का शुभारंभ किया। महाकुंभ के लिए 200 क्विंटल सब्जी से भरे ट्रक को भी रवाना किया। सूरजपुर के प्रतापपुर में पत्रकार के माता पिता और भाई की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पत्रकार के परिवार के ही लोगों ने कुल्हाड़ी और डंडों से पीटकर हत्या की है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं अब इस ट्रिपल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए करीब 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार घटना खड़गवा चौकी क्षेत्र के जगन्नाथपुर इलाके की है, जहां कल जमीन विवाद को लेकर एक स्थानीय पत्रकार के माता पिता और भाई की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक ही परिवार के पति, पत्नी और बेटे की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनको पुलिस ने दबिश देकर धर दबोचा और उनसे पूछताछ की जा रही है। खड़गवा चौकी के गांव जगन्नाथपुर दुक्कापारा की आज की घटना है, जिसमें दो पक्षों में जमीन को लेकर के, जमीन पे कब्जे को लेकर के विवाद लंबे समय से था और उनके बीच कोर्ट में भी मामला चला आ रहा था। उसमें एक पक्ष ने हमला करके दूसरे पक्ष से बसंती टोप्पो की वहीं पर मृत्यु हो गई। उनके हमले से लाठी और कुल्हाड़ियों से लोगों ने हमला किया था। नरेश टोप्पो की भी वहां मृत्यु हो गई, जो बसंती टोप्पो का बेटा था। और नरेश टोप्पो के पिताजी मांगेराम, ये घायल था, इसको अस्पताल ले जाते समय इसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार 3 लोगों की मृत्यु हो गई जो लाठी और कुल्हाड़ी से इन पे हमला किया गया था, जिसमें लगभग 7-8 लोगों को भी नामजद है और भी इसमें 10-12 आरोपी और भी हैं जिनके अभी नाम खुलासा होना बाकी है। और इसी खबर पर सूरजपुर से हमारे संवाददाता सुरेंद्र साहू जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है? पत्रकार के माता पिता और भाई की हत्या का मामला सामने आया है। जी पुष्पेंद्र, ये मामला प्रतापपुर जिले प्रतापपुर का है, जहां माघे टोप्पो और उसके परिवार के 2 लोगों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि माघे टोप्पो का दूसरे पक्ष ने पीट कर हत्या कर दी। 3 लोगों की हत्या कर दी। जी पुष्पेंद्र, तो अब इसमें पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई चल रही है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? सुरेंद्र जी, अभी 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि कुछ ही देर में खुलासा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संविधान गौरव अभियान के छत्तीसगढ़ प्रभारी गुरु प्रकाश पासवान ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को जीवित रहते सदन में नहीं आने देने के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेताओं ने तमाम जतन किए। 1952 के प्रथम आम चुनाव में तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें लोकसभा में आने से रोकने का पूरा प्रयास किया और उनके खिलाफ चुनाव प्रचार तक किया। उन्होंने कहा कि संविधान, सामाजिक न्याय, आरक्षण और डॉक्टर अंबेडकर को लेकर हमारी प्रतिबद्धता के लिए हमें किसी से कोई प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है।
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक IAS श्याम धावड़े को आबकारी आयुक्त की अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि आबकारी आयुक्त का आर संगीता मिड 6 जनवरी से 31 जनवरी तक यानी 25 दिनों के लिए मिड डे कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के चलते राज्य से बाहर है। वहीं आर संगीता की प्रशिक्षण अवधि में धावड़े यह अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। बलौदाबाजार में क्राइम ब्रांच की टीम ने 12 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो इंस्टाग्राम में फोटो अपलोड कर आम लोगों को धमकाना, समाज में भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे कृत्य करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से धारदार चाकू भी जब्त किया गया है। आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। इन सभी के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।